Hello friends, welcome to my YouTube channel and today's chapter is tenses. As in our first chapter we discussed about the types of tenses and I told you that we will discuss all the things later on chapters. So before starting the tenses I had given you the information regarding the particular chapters or subjects which are needed in making tenses or constructing tenses. So let's start our chapter tenses. So we have three things here: past, present and future. And what is tense? I had told you tense means time, means समय, और काल भी आप इसको कह सकते हैं. ये क्या होता है आपका टाइम. तो टाइम आपको जैसे पता है कि एक टाइम होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर. और जो ये सारे के सारे जो टेंसेस होते हैं, मतलब टाइम होता है, इनके जो टेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे चार पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है आपका इनडेफिनिट, सेकंड होता है आपका कंटिन्यूअस, थर्ड होता है आपका परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. और जितने भी लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे आए हैं तो वो लोग प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए. उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसको हल्का सा समझ लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर लिया है. हमारा टाइम होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. और ये जितने भी हमारे टाइम होते हैं इनके फोर पार्ट्स होते हैं टेंसेज में. तो एक होता है इनडेफिनिट और दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस होता है जो हमें समय की कंटिन्यूटी बताता है, मतलब ऑन गोइंग एक्शन. परफेक्ट होता है हमारा, परफेक्ट मीन्स परफेक्शन, तो मतलब जो कि क्या है आपका कंप्लीट एक्शन है. परफेक्ट कंटिन्यूअस आई हैड टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टेंसेज. तो ये उनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है. तो उसमें आप क्या देख लेंगे, इस दोनों का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं. ये सारा का सारा आप किस में देख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है टेंसेस को कैसे पहचाने, तो आप प्लीज़ उस चैप्टर को जरूर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब कुछ क्या है. तो कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है कि इसमें थोड़ा काम आपका कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा काम आपका कंटिन्यू है. अब आ जाते हैं हम इंडेफिनिट के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट में आता है, लेकिन हम इसको लास्ट में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका तो बताना बहुत आसान है कि कंटिन्यूअस टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है. लेकिन इंडेफिनिट को बताना और डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है इन कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री टेंसेज. तो इंडेफिनिट हमारा होता है जो डेफिनिट नहीं है, मतलब अनिश्चित, जिसका समय निश्चित नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि आपको उसमें समय का पता नहीं चलेगा, आपको पता चलेगा टाइम का, लेकिन उसको हम जो डिफाइन करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं. और सबसे पहला चैप्टर हम अपना इंडेफिनिट ही पढ़ेंगे, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, लेट्स गो थ्रू द चैप्टर. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इंडेफिनिट टेंस की, जो कि प्रेजेंट में है. अभी प्रेजेंट में बात कर लेते हैं. पहले हम प्रेजेंट टेंस को लेके चलते हैं, प्रेजेंट टाइम को, और प्रेजेंट टाइम में ही हम टेंस को पहले समझेंगे क्योंकि प्रेजेंट में टेंस को समझना बहुत आसान होता है. क्योंकि जब हम उस सेंटेंस को बना रहे होते हैं तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उसी सिचुएशन के हिसाब से क्या करते हैं, अपने सेंटेंसेस को सोचते हैं. तो इसीलिए हम पहला जो भी टेंस बनाएंगे वो हम प्रेजेंट में ही बनाएंगे. इंडेफिनिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इंडेफिनिट टेंस में मैंने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं. तो अब हम देखते हैं कि हम इनको कैसे पहचानते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि टेंस होता है, इसमें जब हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में उन सेंटेंस की पहचान क्या होती है, उनके लास्ट में जब आप उन्हें बोलते हैं तो उनके लास्ट में क्या लगता है, ता है, ती है और ते हैं. मैंने जितने भी चैप्टर अभी तक पढ़ाए हैं तो मैं उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्यों ऐसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, समझा रही हूँ, इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने ये सब कुछ पहले पढ़ा हुआ है, या जो बच्चे इंग्लिश में समझ सकते हैं. लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जब तक हम कोई बात हिंदी में ना समझाएं वो इंग्लिश में उसको नहीं समझ सकते हैं. तो इसमें कोई ऑफेंड होने वाली कोई भी बात नहीं है क्योंकि हिंदी जो है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है. इसीलिए हमको पहले जो बात समझ में
में आती है वो हिंदी में आती है। इवन जब भी हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम सबसे पहले हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, सोचते हैं कि हिंदी में ऐसा बोलेंगे तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम क्या बोलेंगे। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंग्लिश के, जब इनको सीख लेते हैं तो आपको हिंदी में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी फ्लुएंसी कहाँ से आती है? फ्लुएंसी हमारी तब आती है जब हम सोचते जो हैं उसी को बोलते हैं, तभी हमारी लैंग्वेज में कमांड बनती है और फ्लुएंसी आती है। अब आप सोचेंगे हिंदी में और बोलेंगे इंग्लिश में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका एक पॉज होगा जो कि आपकी फ्लुएंसी नहीं बनने देगा। इसीलिए ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक थिंग्स हैं, इनको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे चैनल्स में देखा कि बहुत लोग ये बता रहे थे कि बिना टेंस के आप इंग्लिश बोलिए, बिना रट्टा मारे आप इंग्लिश सीखिए। बट ठीक है, उनका अपना एक तरीका होगा पढ़ाने का, मैं उनको कोई उनके अपोज में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप बिना बेसिक चीज़ें सीखे नहीं हम दूसरी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक हमको बेसिक्स ही नहीं पता है। अब जैसे आपको अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर आपको काउंटिंग ही नहीं आती होगी, आपको गिनती ही नहीं आती होगी, तो आप कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे? तो आपको जोड़ने घटाने के लिए जब काउंटिंग सीखनी ज़रूरी है, तो वैसे ही हमको इंग्लिश बोलने के लिए उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? हिंदी में उसकी पहचान होती है ता है, ती है और ते हैं। जैसे हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, आप जो भी, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि जितने भी हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं रोज कॉलेज जाता हूँ, या मैं इस टाइम पे खाना खाता हूँ, तो ये सारे के सारे जो भी हमारे हैबिचुअल एक्शंस होते हैं वो हम किस में बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसका जो समय हम नहीं समझ सकते, नहीं पहचान पाते हैं, उसका कारण क्या है कि आपको समझ नहीं आता कि वो एक्शन क्या हो चुका है। जैसे कंटिन्यूस की बात कर लें तो उसमें जो हमारा एक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है, और अगर हम दूसरे टेंस की बात करें, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो उसमें हमारा एक्शन कंप्लीट हो चुका है और आधा चल रहा है। बट इंडेफिनिट में हमको ये सब चीज़ें पता नहीं होती। जैसे आपको पढ़ाई करना बहुत पसंद है, कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम सिर्फ हमारे सेंटेंसेस में ता है, ती है और ते हैं लगा होगा, तो ये हर टाइम पे ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी जो ज़्यादातर सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान हम ता है, ती है और ते है से ही करते हैं। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस ऐसे भी आपको मिलेंगे, जैसे मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं अपने कंस्ट्रक्शन को। तो इनको हम कैसे बनाते हैं? इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। इसीलिए हमने ये सब कुछ, ये जो भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हैं, ये सब कुछ हमने पहले डिस्कस कर लिया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमको ये सब चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब हम अपने टेंसेस बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर कंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड इट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हमारा, उसकी जो पहचान होती है वो ता है, ती है और ते होती है। सब्जेक्ट आपको पता है, द डूअर, verb the action which has taken place, object the receiver। सो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी किस में काम आती हैं? ये कंस्ट्रक्शन बनाने में काम आती हैं। अब ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है? व्हाट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म? दैट वाज ऑलरेडी taught in verb chapter। so according to singular and plural हम उसको लेते हैं। कैसे? जो भी हमारे सिंगुलर शब्द होंगे उनके संग हम s और es वाली फॉर्म को लेंगे, और जो हमारे प्लूरल होंगे उसमें हम सिंपल वर्ड लेंगे। जैसे डू है तो यहाँ हो जाएगा डस, और यहाँ हो जाएगा हमारा डू। कैसे? ये हो गया हमारा सिंगुलर के साथ, ये हो गया हमारा प्लूरल के साथ। तो यही हमारी वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। अब हम पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मेरा भाई 12वीं कक्षा में पढ़ता है। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? मेरा भाई, मतलब माय ब्रदर। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एक्शन, विच एक्शन इज गोइंग ऑन? पढ़ता है, मीन्स स्टडी। But we had read this
that with singular number we have to add s or es form, and with plural number we will not add s or es form. So my brother is a singular number, एक ही है, हम एक भाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस जो हम ऐड करते हैं. तो यहाँ हमने आई ई एस ऐड कर लिया है. रेस्ट ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गई, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. अब 12वीं कक्षा क्या हो गया आपका, इन 12th क्लास. ये तो था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, मीन्स सिंपल सेंटेंस. अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की. तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस बनता है विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब. सो दैट वाज आल्सो रेड दैट डू, डज, हैव, बी फॉर्म्स दे हेल्प इन मेकिंग सेंटेंसेस. तो हम इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था. तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरा भाई 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है तो नेगेटिव हो जाएगा. और कंस्ट्रक्शन कैसे हो जाएगा हमारा इसका, सब्जेक्ट माय ब्रदर, उसके बाद हम ऐड करते हैं डू और डज. तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग हम यूज करेंगे डज. उसके बाद आ जाता है हमारा नॉट और वर्ब की बेस फॉर्म. बेस फॉर्म मतलब जो हमने क्या पढ़ी थी, जो बेसिक वर्ड, वो हमने पहले भी बात कर ली थी उसके बारे में. उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी दोनों चैप्टर्स का. तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वर्ब की फॉर्म्स क्या हैं. तो वर्ब बेस होती है हमारी, जो बेसिक हमारा वर्ड होता है. तो अब हम क्या करेंगे, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना हमारी यहाँ पे वर्ब है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी. और बचा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमारा आ गया इन 12th क्लास. तो जब भी हमको अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में हम ये 3 चीज़ें ऐड कर देते हैं. 3 चीज़ें क्या क्या है, एक हमारा आ जाता है डू और डज, एक आ जाता है हमारा नॉट क्योंकि हमको उसे नेगेटिव बनाना है, और एक आ जाती है हमारी वर्ब की बेस फॉर्म. इसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इसके यूज़ के बाद, इस हेल्पिंग वर्ब के यूज़ के बाद हमें क्या नहीं करना है, अपनी वर्ब चेंज नहीं करनी है. हमेशा हमारा द बेस वर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्म दैट ओनली कम्स. तो इतना हमेशा याद रखना कि हमारा जब भी ये हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो उसके बाद हम कभी भी यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं. मतलब सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं. फर्स्ट मतलब कि जिसमें हमारा एस और ई एस लगा होता है वो भी हम यूज़ नहीं करते हैं. सिर्फ आएगा हमारा द बेसिक वर्ड जो उस वर्ड की इंग्लिश होती है. जैसे पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है हमारा, स्टडी. तो सिर्फ इतना ही हमारा आएगा. ये क्या आ गया आपका, माई ब्रदर डज नॉट स्टडी इन 12th क्लास. तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस. अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की और उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की. तो इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म हो जाएगा, क्या मेरा भाई 12वीं कक्षा में पढ़ता है. ये जो हमारा इंटेरोगेटिव बना है वो है हमारा व्हाट, जो हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से बनता है. उसके बाद हम WH की बात भी कर लेंगे. तो इंटेरोगेटिव में हमारी आ जाती है पहले क्या, डू और डज की फॉर्म. तो जैसे हमने पहले बताया कि मेरा भाई एक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम ये वाली फॉर्म को यूज़ करते हैं. तो ये आ जाता है हमारा डज. उसके बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है माय ब्रदर. फिर आ जाएगी हमारी वर्ब की बेस फॉर्म. तो ये क्या है, हमारी वर्ब है, तो ये आ जाती है हमारी सेम, स्टडी. फिर आ गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो 12वीं कक्षा में ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो इन 12th क्लास. और इनकी पहचान कैसे होती है, क्वेश्चन मार्क. एट द एंड यू विल सी दैट अ क्वेश्चन मार्क इज गिवन. तो ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हो गया क्या मेरा भाई 12वीं कक्षा में पढ़ता है, डज माई ब्रदर स्टडी इन 12th क्लास. अब हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लेते हैं. तो नेगेटिव में हमको सिर्फ एक चीज करना है कि उसमें सिर्फ नॉट पुट करना है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम. सो नॉट कहाँ पर पुट करेंगे ये भी हम देखेंगे. तो ये हो जाएगा हमारा, क्या मेरा भाई 12वीं कक्षा में नहीं पढ़ता है. तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आपकी, ये रहा आपका कंस्ट्रक्शन. डू और डज में से आ जाएगा डज,
my brother, subject, not, verb base study, then object in 12th class. अब एक चीज को हम समझ लेते हैं कि हमको नॉट कहाँ पुट करना होता है जब भी आपके सेंटेंसेस में, क्योंकि जब हमने वर्ब की बात करी थी तो जब हम वर्ब पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि बहुत कभी कभी हमारे सेंटेंसेस में क्या होता है, बहुत सारी वर्ब्स भी होती हैं. हो सकता है कि हमारे एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा वर्ब हो. जैसे यहाँ पे तो हमारी सिर्फ 2 ही वर्ब हैं, एक वर्ब बेस्ड फॉर्म है, एक हमारी हेल्पिंग वर्ब है. यहाँ भी ऐसा ही हुआ, एक वर्ब बेस्ड फॉर्म होती है और एक हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस में ये भी हो सकता है कि आपकी 3 या 4 वर्ब्स हों. तो ऐसी सिचुएशन में आप नॉट कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि वो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप नॉट को कैसे लिखेंगे. तो इतना हमेशा याद रखना कि जो भी हमारा नॉट होता है, जब भी हमको नेगेटिव बनाना है, वो चाहे नेगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, डजेंट मैटर, यू हैव टू पुट नॉट बिफोर सेकेंड वर्ब. सेकेंड वर्ब मतलब कि जो सेंटेंस में आपकी सेकेंड वर्ब आ रही है, बोलते वक्त नहीं, कंस्ट्रक्शन करते टाइम. जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो हमारी क्या आ गई, सब्जेक्ट आया, डू डज आया, वर्ब बेस फॉर्म आई, मतलब कि हमारी सेकेंड जो वर्ब आई वो थी हमारी जो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रही थी वो वाली फॉर्म. तो उसके पहले हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, जिससे हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बना. ये है हमारी फॉर्म्स. एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं अगर समझ में नहीं आया है तो. So this is our construction of negative sentence. So subject is given, after that helping verb is given, then verb base form is given and object is given. So let's count how many verbs are here. This is first one, this is a helping verb but given in first, means before the main verb, and second verb जो है हमारी यहाँ पे है, हमारी main verb है. तो हमेशा जो भी हमारा नॉट होता है वो कहाँ पर आता है, बिफोर सेकेंड वर्ब. अगर आपकी बहुत सारी वर्ब यहाँ पे हैं, हैज़, हैव, बीन, अभी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वर्ब्स मिलेंगी. जैसे कि आपका जब हम परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं तो उसमें 2-3 वर्ब आ जाती हैं. तो आप कंफ्यूज ना हो कि नॉट आखिर हम लगाएं कहाँ, क्योंकि जब भी बोलते हैं तब भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम नॉट को कहाँ पर बोलें. तो नेवर गेट कंफ्यूज्ड दैट वेयर यू हैव टू पुट योर नॉट. नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर the second verb which is given in the construction. तो construction में जो भी आपकी second वाली verb दी होगी, doesn't matter it is helping verb, main verb or what, तो आपको क्या करना है, उससे पहले हमेशा not put करना है. तो बात कर लेते हैं indefinite tense की past में. हम इंडेफिनिट टेंस को लेकर चल रहे हैं तो अब हम इसी का पास्ट और इसी का फ्यूचर भी साथ में कर लेते हैं, जिससे हमको कोई कंफ्यूजन ना हो कि उस टेंस को हम प्रेजेंट में कैसे समझेंगे, पास्ट में कैसे समझेंगे और फ्यूचर में कैसे समझेंगे. तो इसकी जो पहचान होती है हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट की, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे कुछ मैंने शब्द यहाँ पे दिए हैं. जैसे आप जब भी कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं ना, अपने सेंटेंस के लास्ट में बोलते हैं लिया, दिया, गया, या जाता था, या गया था, या आया था, या आए, गए. तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पास्ट इंडेफिनिट की पहचान कराते हैं. अब इसका जो पॉजिटिव में कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट. तो ये बहुत ज़्यादा इजी है समझने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है. पास्ट इंडेफिनिट का कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं. अब हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले. तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, कल हमने 10 नए वाक्य बनाए. तो अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, so I had told you that who is the doer. Doer or subject means the doer of the sentence and the thing which we are talking about. तो यहाँ पे हमें अपना doer मिल गया है, यहाँ पे हमारा subject है हमने. तो हमने की इंग्लिश क्या होगी, we. हमको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, we, सिंपल. और यहाँ पे हमारी जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी. तो सेकंड फॉर्म क्या होगी हमारी, मतलब कि हमारी, पहले हम वर्ब को पहचानेंगे. वर्ब हमारी क्या है, यहाँ पे काम हो रहा है हमारा क्या करने का, सेंटेंस बनाने का. तो यहाँ पे बनाने का काम हो रहा है, तो बनाने को हम क्या कहते हैं, बनाने को हम इंग्लिश में कहते हैं मेक, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड.
टेंसेस बनाने के लिए आपको फॉर्म्स का याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन फॉर्म्स के बारे में भी हमने बात किया था, लेकिन हम पास्ट वगैरह हमने भी डिस्कस नहीं किया है, तो हम आगे के चैप्टर्स में उनको डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे वर्ब चैप्टर में, जैसे जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू का डिड हो जाता है, तो सिंपल से किए थे, बट सारी वर्ब्स के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इनको डिस्कस बाद में करेंगे, क्योंकि ये लर्न तो आपको ही करनी पड़ेंगी। फॉर्म्स लर्न करने का काम जो होता है वो आपका सेल्फ होता है, क्योंकि वो आपको कोई भी लर्न नहीं करा सकता है। उसके बाद है आपका बी के साथ हमारी आ जाएगी सेकंड फॉर्म मेड। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में हमारे पास कितनी चीजें बची, 10 नए वाक्य और कल। 10 नए वाक्य क्या हो जाएंगे हमारे, 10, चाहे आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या नंबर में भी लिख सकते हैं। वी मेड 10 नए वाक्य मीन्स न्यू सेंटेंसेस। अब बचा हमारा टाइम। तो एक चीज को हमेशा याद रखना कि जब भी आपको अपने सेंटेंस में टाइम पुट करना है, तो जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि जो भी हम टेंसेस में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेंटेंसेस हम क्या बनाएंगे, सिंपल से बनाएंगे, तो इनमें हमेशा जो आपका टाइम है, या तो आप उसको लास्ट में पुट करिए या फिर उसको फर्स्ट में पुट करिए। तो सबसे जो मैं आपको एडवाइस ये करूँगी कि हमेशा आप अपने जो समय को क्या करिए, लास्ट में पुट करिए। अगर आप इसको यहां भी लिख देते हैं तो ये आपका सेंटेंस गलत नहीं है, बट आई विल एडवाइज यू दैट प्लीज पुट योर टाइम एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। अब आ जाते हैं हम इसके नेगेटिव की ओर। तो नेगेटिव में क्या है, आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट है बी। उसके बाद आ जाता है हमारा डिड, फिर आ जाता है हमारा नॉट, फिर आ जाती है हमारी वर्ब की बेस फॉर्म। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि हम तो पास्ट बना रहे हैं, पास्ट में तो सेकंड फॉर्म आती है, फिर यहाँ पे वर्ब बेस फॉर्म क्यों आ रही है? क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक पास्ट फॉर्म पुट कर दी है, तो हमारी दो पास्ट साथ में नहीं आएंगी इन मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। आई डिड नॉट, अब ये क्या होता है, सॉरी वी डिड नॉट, हम मेड था तो मेड का हमारा बेस फॉर्म हो जाएगा मेक, बनाने का। बाकी का हमारा जो सेंटेंस है वो सेम रहेगा। 10 न्यू सेंटेंसेस यस्टरडे। सिंपल। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव का जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपका, सबसे पहले आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। इंटेरोगेटिव बनाने में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब करती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मेन वर्ब है वो है बनाने वाली, जो हमने ये लिखी है। बाकी ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट, फिर आ जाएगी आपकी वर्ब बेस फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट, और इसकी पहचान कैसे होती है? एट द एंड प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज योर सेंटेंस इज रॉन्ग। फिर आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ हमको नॉट पुट करना है, तो हम कहाँ पे नॉट पुट करेंगे? पहले आ गया हमारा डेट, उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हमारा नॉट, एंड देन verb base form, then rest of the sentence, and ये बन गया हमारा interrogative negative. Did we not make 10 new sentences yesterday? So let's revise it first. कल हमने 10 नए वाक्य बनाए। ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका कंस्ट्रक्शन है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी मेड 10 न्यू सेंटेंसेस yesterday. Then नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कल हमने 10 नए वाक्य नहीं बनाए। We did not make verb base form 10 new sentences yesterday. Interrogative, did plus subject plus verb base form plus object and question mark. क्या कल हमने 10 नए वाक्य बनाए? Did we make 10 new sentences yesterday? And interrogative negative, did plus subject plus not before this second verb base form and
object. So did we not make 10 new sentences? Not I have mentioned here. Not make 10 new sentences yesterday and question mark. इनमें आपके क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क और सिंपल सेंटेंसेस में फुल स्टॉप. तो आज हमने पढ़ा इंडेफिनिट टेंस और दोनों टाइम के साथ, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी. तो प्रेजेंट में जो इसका कंस्ट्रक्शन होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और पास्ट में होता है इसका सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिए. थैंक यू.